कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दिग्गज जुटे प्रचार में। प्रधानमंत्री आज राज्य में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रोड शो। अन्य पार्टियों के नेता भी करेंगे जनसभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। सिमिलीपाल अभयारण्य का भी करेंगी दौरा। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर लगाम लगाने को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। कहा, सीमा पार आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आतंक की फंडिंग पर लगाम लगाने की भी कही बात। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। जेद्दा से 47 और लोगों को लेकर विमान पहुंचा नई दिल्ली। देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मनाएंगे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगी आमने सामने। गुजरात जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को करेगी और मजबूत। वहीं राजस्थान की पटरी पर लौटने की होगी कोशिश। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का किया अनावरण। कहा, आने वाले समय में यूपी बनेगा सबसे अधिक पदक देने वाला प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब देख लेते हैं खबरें कर्नाटक के चुनावी समर से। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसभा के दौरान बेल्लारी जिले से पार्टी उम्मीदवार सोमशेखर रेड्डी, बी रामुलु, टीएच सुरेश बाबू, सोमलिंगप्पा और शिल्पा राघवेंद्र उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम को तुमकुरू में जनसभा करेंगे। कर्नाटक में सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैली और एक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करने वाले हैं, वहीं कोपला और कालबुर्गी में जनसभाएं भी होंगी। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक चुनावी रैली होगी। दस मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार में जुट गए। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जेडीएस के लिए उनके शीर्ष नेता देवेगौड़ा भी प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी राज्य भर में जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है। बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर मंथन किया जा रहा है। बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री
किंगकैंग, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने एससीओ महासचिव झांग मिंग का भी स्वागत किया। तो बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह से आतंकवाद को रोकना जरूरी है। जयशंकर ने कहा आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगनी चाहिए। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान की मानवीय सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा साथ ही हम वहां के अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए भी संवेदनशील हैं और उनके साथ खड़े हैं। The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने अंग्रेजी को एससीओ की तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने इस पर सदस्यों की स्वीकृति भी मांगी। SCO is in its third decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I am pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of Member States for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking Member States. केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का उन्होंने अनावरण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में 25 मई को होना है। 3 जून तक चलने वाले इस आयोजन में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का ये आयोजन आज तक का सबसे बड़ा आयोजन है। देखने जोश खिलाड़ियों का और खेलो इंडिया की हुंकार, आस्था और विकास की माटी पर चढ़ेगा अब खेलों का रंग। आओ खेलो, जम के खेलो। और आइए को सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा
कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर लग रहा है, जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवाज भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है यार बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स में छपवा के अपने बताया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थीं, चर्चा में आती थीं, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थीं, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हरीश जी से कि पहले आप लोगों को कुछ सेकंड का एक वीडियो दिखा दें, उसके बाद हम अपना आगे का वक्तव्य आपके समक्ष रखेंगे। मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के फोन आए, उनके मैसेजेस आए कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं ना सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं होंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रहेगा वो रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा इस पार्टी का आदमी, आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहां पे।
जैसा कि आपने देखा कि ये सेंसर वाले जो दरवाजे हैं ये बड़े संस्थानों में, बड़ी पब्लिक प्लेसेस में, एयरपोर्ट्स में यूज किए जाते हैं, इवन कोविड से पहले भी, इसलिए ताकि लोगों को टच करने की आवश्यकता न पड़े। परंतु आपने देखा यहां तो बहुत बेहतरीन तरीके, इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए, कि किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं? आगे गौर फरमाइएगा। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है, अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो न दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब जब मीडिया के माध्यम से आपके घर के द्वार खुलकर सामने आ रहे हैं और किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, जाने के साथ ही खुल जाएंगे, तो मेरा मानना है कि पारदर्शी, शुचितापूर्ण नई राजनीति जैसे छलावे को देने वाले केजरीवाल जी कृपया मीडिया को और अन्य लोगों को जाने के लिए छोड़ दीजिए ना। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो याद रखिए कि जिसे यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि जो वक्तव्य हमने दिखाया और जो कृतित्व आपका दिखा है, कथनी और करनी में जितना बड़ा अंतर दिखा है, इसने सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी ढंग की बातों के कारण अक्सर संपूर्ण राजनैतिक वर्ग के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है, वहीं अब आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दल विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहता हूं कि याद रखिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, जो बोलते हुए दिख रहे थे, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। धन्यवाद। लेकिन कल तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन पर दिखाई
मुझे लग रहा है कि आज वो निशब्द हो गए हैं। आज अगर वो आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो बोलें क्या, क्योंकि कई बार बहुत अधिक बोल देने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ ये भी कह सकते हैं शायद वो अपने बोलने कोटा पहले ही पूरा कर चुके हैं, जरूरत से ज्यादा बोल चुके हैं। मैं स्वर्गीय अटल जी का एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। वो ये कहते थे, बोलने के लिए बुद्ध की आवश्यकता होती है और चुप रहने के लिए विवेक की। तो ये तथाकथित सबसे पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट समय से पहले ही ज्यादा बोल चुके हैं, तो शायद अब आप लोगों के शब्दों पे बोलने के लिए वो शब्द विहीन हो गए। जी, तो आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो वीडियो दिखाया गया है, उन्होंने दावा किया कि ये उनके घर का वीडियो है, जो इस शीश महल को लेकर लगातार भाजपा उनसे ये पूछ रही है कि जो 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया, इसका ब्यौरा दिया जाए। और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी अनिश्चितकालीन के लिए भाजपा ने किया था उनके घर के आगे। बढ़ते आगे, और हमने आपको बताया था कि जिस तरह से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उसका जो अनावरण किया गया, उसके लोगों का, उसकी जर्सी का, उस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का ये आयोजन आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने खेलो इंडिया योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल और खेलकूद की गतिविधियों से व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सशक्त कर सकता है। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेलकूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।